हेलो बच्चों, कल हमने पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में स्टडी किया था कि एक यूनिट सेल में कितने परसेंट सफियर्स होंगे। ओके, आज हम स्टडी करेंगे रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या होती है? आर ये होती है साइज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ एनायन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एनायन होता है उसका साइज बड़ा होता है। अगर Cl की बात कर ले, एनायन का साइज बड़ा होता है और कैटायन का साइज जैसे सोडियम है उसका छोटा होता है। ठीक है, तो जब हम सफियर्स को अरेंज करते हैं तो उनके बीच में एक वाइड क्रिएट होता है। तो क्लोरीन बड़े हैं, वो सफियर्स ऑक्यूपाई कर लेंगे और सोडियम जो है वो वाइड में आ जाएगा। तो वाइड जो है एक खाली जगह है जहाँ पर एक कैटायन आ सकता है। तो हम रेडियस रेशियो की स्टडी क्यों करते हैं? सपोज हमारे पास यहाँ पर पता करना है कि कैटायन का साइज कितना फिट बैठेगा। विच टाइप ऑफ कैटायन कैन बी accommodated इन दिस स्पेस। तो उसके लिए हमें रेडियस रेशियो का जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने साइज का कैटायन उस वाइड में आ सकता है ताकि हमारे लैटिस को कोई या यूनिट सेल को कोई नुकसान ना हो। अगर साइज़ बड़ा होगा तो ये फिट नहीं बैठेगा, साइज़ छोटा होगा तो ये लूजली हेल्ड रहेगा। तो एग्जैक्ट साइज़ का चाहिए, उसके लिए हम निकालते हैं रेडियस रेशियो, जो क्या होती है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। ओके, तो आप एक टेबल लिख लीजिए, फिर हम इनके बारे में स्टडी भी कर लेंगे। ओके, सबसे पहले देखिए एक लीनियर अरेंजमेंट होता है जिसमें कैटायन सेंटर में और दो एनायन उसके साइड्स में होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर। इसका जो रेशियो है रेडियस रेशियो हमेशा 0.155 से कम आता है। ठीक है, दूसरा हम बात कर देते हैं ट्रायंगुलर की। ट्रायंगुलर कैसे बनेगा? एक कैटायन को सराउंड कर रहे हैं 3 एनायन। ओके, इसकी रेडियस रेशियो 0.225 से कम आएगी।
तीसरी तरह का जो होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में 4 होंगे स्फीयर्स उसके चारों तरफ। सपोज ऐसा बना लो, ओके। इसमें जो साइज आएगा समथिंग लाइक दिस आएगा, ओके। एक होगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा? वो भी ऐसे ही बनेगा, एक वो बना लो, उसके एक यहाँ पर भी होगा, एक यहाँ पर भी होगा, है ना। ऑक्टाहेड्रल, इसका जो साइज होगा ठीक है। इसके अलावा एक बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है जो इन सबसे अलग होता है। उसमें 8 होते हैं, तो उसका जो रेशियो आएगा ये होगा। तो ये टेबल आप उतार लो, नोट कर लो। फिर हम बात करेंगे ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल की। इसी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि ये रेशियो आई कैसे। तो हम ये जानेंगे कि ये रेशियो आई कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगुलर की। तो अब हम बात करते हैं ट्रायंगुलर, ओके। तो ट्रायंगुलर की हम रेडियस रेशियो निकालेंगे। ट्रायंगुलर कैसे बनेगा? इसके बीच में एक छोटा सा स्फीयर होगा जो कि कैटायन होगा, और चारों तरफ इसके एनायन होंगे, ओके। इस ट्रायंगल को देखें तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल 60 के हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक छोटा सा देखें, OBC, तो ये है वो OBC। ये जो है एंगल बाइसेक्टर, अगर ये 60 का है, ये वाला 60 का है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 का। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 का, ठीक है। तो दोबारा बनाते हैं इसको। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऐसे। ये एंगल हो गया 30 का, ये 90 का,
ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो छोटा सा स्फीयर है और एक बड़ा स्फीयर है, तो इसका रेडियस कितना होगा r और इसका कितना होगा r। तो जो OB है वो कितना हो जाएगा r प्लस r, और BM कितना हो जाएगा r, ये भी r, ये छोटा सा r, ठीक है। तो cos 30 डिग्री क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 कितना होता है, √3/2, बेस कितना है r, और ये क्या है r प्लस r, ओके। इसको उल्टा कर दो तो 2/√3 इज इक्वल टू r प्लस r अपॉन r, या 2/√3 इज इक्वल टू, एलसीएम ब्रेक कर दो तो कितना आ जाएगा 1 प्लस r अपॉन r, 1 इधर आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, एलसीएम निकल आएगा 2 माइनस √3 r अपॉन r, 2 माइनस 1.732 अपॉन 1.732 इज इक्वल टू r अपॉन r, ओके। जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो 0.155 आएगा। तो हमारा टेबल भी यही कह रहा था और हमारी कैलकुलेशन भी ऐसी ही आई है। बस ध्यान देना यही है कि ट्रायंगुलर में एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है और उसका एंगल बाइसेक्टर 30 का होगा। बाकी कैलकुलेशन तो आसान है, ओके। अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल की, बात कर ले। ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, हमने इनकी बात करनी है अब। तो हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल में रेडियस रेशो हमने +1 में पढ़ा था। जो ये मीथेन होता है इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, समथिंग लाइक दिस, ट्राइपॉड की तरह। एक आर्म पीछे, इसको अगर हम डॉटेड बना लें तो डॉटेड जो है वो पीछे होगी, ये आगे, ये आगे, ये ऊपर, है ना, ट्राइपॉड बन गया। और हमने पता किया था इसका एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। अगर हम इसको ना बनाएं, सपोज पीछे की लेग को, तो ये बना लें, पीछे की लेग मैंने नहीं बनाई, तो ये एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। क्योंकि टेट्राहेड्रल में बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर रिपल्शंस एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट रह जाता है, ओके। तो अब हम
कैलकुलेशन करते हैं इसकी। ये समझ में आ गया। सपोज हम बना रहे हैं अब जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल है। जो ट्रायंगुलर में 60 डिग्री का था वो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है। ठीक है। हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं जो कि इसका एंगल बाइसेक्टर होता है। तो 109 डिग्री 28 मिनट्स जो है इसका हाफ कैसे होगा? सीधा 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हम, ये डिग्री और मिनट है। 108 डिग्री यहाँ लिख लो, 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट्स, 60 मिनट्स यहाँ चले गए तो कितना बन गया? 88 मिनट्स। ओके, इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से तो कितना आएगा? 54.44। ओके, सीधा 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि डिग्रीज का काम है। तो जो ये एंगल है हमारे पास, ये जो छोटा वाला एंगल है, ये वाला कितना आ गया? 54.44। और ये एंगल 90 है तो ये एंगल कितना आएगा? 90 में से 54.44 माइनस कर दें तो आएगा, लेकिन इसको भी एज इट इज़ माइनस नहीं कर सकते हम क्योंकि ये डिग्रीज हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 89 और 60 मिनट्स यहाँ दे देंगे। .16 ये एंगल आ जाएगा, ये वाला। ओके, बस ये एंगल समझना है, बाकी काम तो आसान है। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल में रेडियस रेशो कितनी होगी। तो टेट्राहेड्रल जो है मीथेन टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ट्राइपॉड की तरह, जिसमें रिपल्शंस के कारण बॉन्ड एंगल जो है वो 109 28 मिनट्स रह जाएगा। तो अगर ये 109 28 मिनट्स है तो इसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये बाइसेक्ट करेगा, तो उसका एंगल कितना हो जाएगा? 54.4। हमें ये एंगल चाहिए, ये कितना आ जाएगा? 35.16। ठीक है, इसको OBC मान लो, ये M है, ये वो O है, ये B है, ये C है, ये छोटा वाला R है, बड़ा वाला R है, ये बड़ा वाला ये भी R है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ठीक है, ओके। तो cos 35.16 कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? R। हाइपोटेन्यूज कितना है? R प्लस R। तो cos 35.16 कितना होगा? R अपॉन R प्लस R। cos 35.16 की वैल्यू जब हम टेबल्स में देखते हैं तो आती है 0.8161। आप ये याद कर लो, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो कितना हो जाएगा? R प्लस R अपॉन R। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 1.225। ये वही 1 प्लस R अपॉन R हो जाएगा, पहले भी हमने किया है। इसमें से 1 माइनस कर दो तो 0.225 इज इक्वल टू R अपॉन R। यही रेशियो हमें चाहिए थी और यही आ गई। बस इसमें एंगल का ध्यान रखना है,
बाकी कैलकुलेशन सेम है जैसे पहले हमने की थी, तो ये हमारे पास आ जाएगी रेडियस रेशो। नोट कर लिया? अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल इसमें हम निकालेंगे रेडियस रेशो। ऑक्टाहेड्रल में ये होगा, ये एक स्क्वायर है तो इसका एंगल 90 होगा। इसको बीच में से लेके जाए तो ये एंगल भी 90 होगा। तो ओ बी सी ट्रायंगल में जो ये एंगल है ये क्या है 90। इसका अगर हम बाइसेक्टर बनाएंगे तो ये एंगल कितना रह जाएगा 45, और ये भी कितना आ गया 45। ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 45 का एंगल आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, ये आर प्लस आर है, ठीक है। तो बाकी तो आसान काम है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 45 कितना हो जाएगा आर अपॉन आर प्लस आर, 1/√2 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस आर, या √2 इज इक्वल टू आर प्लस आर अपॉन आर। √2 कितना होता है 1.414, 1 प्लस आर अपॉन आर। तो 1 को इधर ले आओ, तो 1.414 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन आर, तो 0.414 इज इक्वल टू आर अपॉन आर। तो ऑक्टाहेड्रल में हमारी रेशियो आ गई 0.414। ठीक है, समझ में आ गया? आसान है ये तो। तुमने ट्रायंगल की भी निकाल ली, टेट्राहेड्रल की भी निकाल ली, और ऑक्टाहेड्रल की भी निकाल ली। ठीक है, नोट कर लो। रब कर दो।
तो हमने क्या निकाला, रेडियस रेशो। जो कैटायन अपॉन एनायन होती है। अगर कैटायन का साइज छोटा है तो उसके पास कम स्फीयर्स लग सकते हैं। अगर कैटायन का साइज बड़ा है तो वो थोड़े ज़्यादा स्फीयर्स को अकोमोडेट कर सकता है। तो मोर इज द साइज ऑफ कैटायन, more will be the coordination number। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ एटम्स और ions surrounding the central atom। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक है, हम पता करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। सिंपल क्यूब में कितना होता है, बॉडी सेंटर्ड में कितना होता है, फेस सेंटर्ड में कितना होता है। फेस सेंटर्ड में जितना होगा उतना ही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होगा, सीसीपी में होगा, वो एक ही बात है। तो अब हम फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं इसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ, बड़ी आसान सी इजी सी ट्रिक है, जिसको आप याद कर लोगे तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पता चल जाएगा। तो हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या होते हैं हमारे पास। एक होता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, एक होता है बॉडी सेंटर्ड, और एक होता है फेस सेंटर्ड। इसको SCP भी इसी तरह का होता है, बस इसमें ABC टाइप अरेंजमेंट होता है, इसमें AB टाइप अरेंजमेंट होता है, या CCP भी बोल दो। तो S को अगर भूल जाएं तो C एक अल्फ़ाबेट है, कौन से नंबर पे आता है? ABC, 3rd नंबर पे आता है। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। तो सिंपल क्यूब का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। B किस नंबर पे आता है? AB 2 नंबर पे, ये 3 पे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। अल्फ़ाबेट्स में F कहाँ आता है? ABCDEF 6 नंबर पे आता है, C 3rd नंबर पे आता है, तो इसका कितना हो जाएगा? 12। तो सिंपल क्यूब में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, BCC में होगा 8 और FCC में होगा 12। जो FCC में होगा वही SCP में भी होगा, सेम, क्योंकि सेम तरह का ही अरेंजमेंट है, थोड़ा सा ही फ़र्क है, लेयर्स का फ़र्क है। उसमें ABC आती है और उसमें AB आती है। ठीक है, इसके अलावा अगर लीनियर है, मैंने पहले डायग्राम बनाई थी लीनियर की, सिंपल
ऐसा कुछ, तो 2 से जुड़ा हुआ है ना, तो इसका 2 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। अगर ट्रायंगुलर है वो 3 से जुड़ा हुआ है तो उसका 3 होगा। जो स्क्वायर प्लैनर है वो 4 से जुड़ा हुआ है तो उसका 4 होगा। जो ऑक्टाहेड्रल है ऑक्टाहेड्रल में कितने आते हैं? 6 आते हैं। जगह नहीं है नीचे, यहाँ बना देता हूँ। तो ऑक्टाहेड्रल एक ऊपर एक नीचे, कितने हैं? 6 हैं, तो इसका कितना होगा? 6। और क्या बचा? टेट्राहेड्रल, जो कि ऐसा होगा। एक ट्रायंगल बनेगा, उसके बीच में बनेगा, तो बना लो समथिंग लाइक दिस। एक यहाँ पर होगा, इसमें भी 4 है, तो ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो आसान है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 6 है तो 6। तो ये होगी आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। इसको विजुलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही याद कर लो। एग्ज़ाम में तो बस पूछेंगे आपसे। ओके, रब कर दो। अब हम बात करते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूब की। जैसे ये हमारा क्यूब है, प्रिमिटिव क्यूब है, जिसके इस फेस को बनाए तो वह ऐसा बनेगा। ये हमारा क्या है? ए है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और इन दोनों के बीच का नियरेस्ट नेबर का मतलब 2 पास पास के एटम्स के बीच का डिस्टेंस यही होगा, डी। तो डी किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। ठीक है, ये डी है, ये ए के इक्वल होगा, और आर किसके इक्वल होगा? d/2 के। ठीक है, तो इसमें अगर इसकी वैल्यू पुट कर दे तो क्या आ जाएगा? 2r = d।
तो 2r इज इक्वल टू ए, तो r इज इक्वल टू a/2। तो ये आ गया एक ये आ गया। इसको हम कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड एज लेंथ आल्सो रेडियस। ठीक है, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या हुआ, दो स्फीयर्स के बीच का, जो क्लोजेस्ट स्फीयर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, रब कर दूं। अब हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड क्यूब में साइड में तो होंगे ही होंगे, फेसेस में भी होंगे, एक पीछे एक आगे। इसको अगर हम देखें, ऊपर का जो है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये है ए बी सी। तो अब ये स्फीयर और ये स्फीयर पास में है ना, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ये होगा डी। डी किसके इक्वल होगा, AC/2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये तो अब दूर चले गए, बीच में एक आ गया ना स्फीयर। पहले ये दोनों ए बी पास में थे सिंपल क्यूब में, अब ये दूर दूर हो गए, तो डी किसके इक्वल हो गया, AC/2 के इक्वल हो गया। AC कैसे निकालेंगे, अगर ये ए है ये ए है तो AC² क्या होगा, AB² प्लस BC², A² प्लस A², 2A², √2A। ठीक है, और AC क्या है, 2D के इक्वल है, तो 2D इज इक्वल टू √2A। तो D कितना आ गया, √2/2A, है ना। अगर हम नीचे के 2 को लिख दें √2 इंटू √2, बात तो वही है, √2 से √2 कट गया, तो D क्या आ गया, A/√2। ठीक है, समझ में आ गया। इसको मैं रब कर रहा हूं। R क्या होता है, D/2। D कितना है, A/√2। तो R कितना आ जाएगा, A/2√2। तो ये फेस सेंटर में D और A का रिलेशनशिप है और R और A का रिलेशनशिप है। ठीक है, क्लियर।
अब हम बात करेंगे BCC की। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो इसकी बॉडी में एक होगा, इस चीज को अगर हम ड्रॉ करें तो ये ऐसे आएगी। अगर ये A है, C है, तो ABC क्या बन जाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये क्यूब है। तो ये हमारा AC है। इसमें भी ये है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जो किसके इक्वल है? AC/2 के। अब हमें AC चाहिए, AC के लिए हमें AB चाहिए। तो पहले AB निकालते हैं। इन ट्रायंगल ABD, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर। और अब इन ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है? 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3A स्क्वायर। AC कितना हो जाएगा? √3A। और AC क्या है? 2D है, तो 2D इज इक्वल टू √3A। ठीक है। तो D कितना हो जाएगा? √3/2A। ये इनका रिलेशनशिप आ गया। और D किसके इक्वल होता है? R किसके इक्वल होता है? D/2 के। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। 2 × 2 √3/4A। ये एक और रिलेशनशिप आ गया। तो ये BCC का हो गया, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, नोट कर लो।
तो अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, मास ऑफ यूनिट सेल किससे बना होगा? यूनिट सेल स्फीयर से मिलकर बना होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ स्फीयर्स या उसका रैंक कितना है, जिसको हम Z लिखेंगे। अगर वो सिंपल क्यूब है तो उसका रैंक होगा 1, फेस सेंटर्ड का 4, BCC का 2। ठीक है, तो मास ऑफ यूनिट सेल कैसे आ जाएगा? नंबर ऑफ स्फीयर्स इनटू मास ऑफ एटम या स्फीयर। कितने स्फीयर्स हैं और हर एक स्फीयर का मास कितना है? 1 स्फीयर इंटू Z। M क्या है? मास ऑफ यूनिट एटम। वो कैसे आएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल में कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 अगर एटम्स हैं तो उनका मोलर मास कैपिटल M है। अगर 1 एटम है तो मोलर मास कितना होगा? तो X कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके? M अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23, जिसको हम M अपॉन N नॉट लिख सकते हैं। N नॉट इज द एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल कैसा आ गया? Z इंटू M अपॉन N नॉट, where Z is the rank, M is the molar mass and N नॉट is the, ये सब किसके इक्वल है? स्मॉल m के इक्वल है। ठीक है, स्मॉल m मान लो, कुछ भी मान लो, मास ऑफ पूरा यूनिट सेल मान लो, ये स्मॉल m मत मानो। मास ऑफ यूनिट सेल के, ठीक है। हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, साइड क्यूब होगा क्योंकि यूनिट सेल किस फॉर्म में? क्यूब की फॉर्म में, जो क्या होगा? ए क्यूब होगा। पिकोमीटर, पिकोमीटर में दिया होता है ज़्यादा। 1 पिकोमीटर जो होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब, ए इंटू 10⁻⁻10 क्यूब
विच इज ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30। ओके, क्योंकि 1 पिकोमीटर जो होता है 10⁻10 सेंटीमीटर होता है। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, सॉरी डेंसिटी कितनी आ जाएगी, डेंसिटी को रो से दिखते हैं। मास कितना है Z इंटू एम अपॉन एन नॉट इंटू ए क्यूब इंटू 10⁻30। तो इस वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे जब, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी। और बहुत कुछ निकाल सकते हैं इससे, ए क्यूब निकाल सकते हैं, लेकिन जो ये ए क्यूब है इसको निकालने वाले क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं। इसमें लॉग एंटी लॉग निकलता है। जब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ए क्यूब निकालने का आसान तरीका बता दूंगा, ठीक है। नोट कर लो इसको। आज का वीडियो बस इतना ही है बच्चों। गुड नाइट।